जी। संगीत रागी जी, ये सवाल तो पूछे, अचानक से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है। अब तक पहले चरण के मतदान तक हम सब ने देखा संगीत रागी जी कि किस तरह से राष्ट्रवाद, मोदी की गारंटी, हिंदुत्व, राम मंदिर, इसको लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही थी। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दे पर विपक्ष को घेरे में लग रही थी। अचानक से ये मंगलसूत्र वाला और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो वाला जब बयान सामने आएगा तो पलटकर पूछा जाएगा कि ट्रैक बीजेपी ने क्यों चेंज किया है। देखिए चित्रा जी, ये कई बार चुनाव में आवश्यक हो जाता है कि बहुत राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को भी उठाया जाए। कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो इस देश को विभाजित करने वाला घोषणा पत्र है। मैं ऐसा बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, यही इंडिया गठबंधन का एक घटक डीएमके है। 1977 ये मद्रास हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया हुआ है, ये डीएमके का एफिडेविट फाइल किया हुआ है, उनके सरकार का एफिडेविट है। हिंदू मंदिरों से जो चढ़ावे देवी देवताओं के गले पर चढ़ाया जाता है, 5 लाख किलो सोना, फिर याद करा दूं आपके दर्शकों के लिए, 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों से छीना गया है और उसे मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आरबीआई के साथ जमा करके 11 करोड़ के आसपास जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट आता है, जिसका उपयोग मंदिरों के भलाई के लिए नहीं है, बाकी अन्य धर्मों के भलाई के लिए भी किया जाता है। ये डीएमके की सरकार का, ये तमिलनाडु में ऑलरेडी हो चुका है। 20,000 मंदिर ऐसे हैं तमिलनाडु के यहां जहां दोनों टाइम पूजा अर्चना होना संभव नहीं हो पाया है उनकी जमीनों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर से कहा गया है कि हम 2000 और किलो सोना जो है वो हम हिंदू मंदिरों से लेना चाहते हैं और उसको हम गला करके आरबीआई के साथ रखना चाहते हैं। एक तरफ ऐसी घटना जो सबके सामने हो रही है, दूसरी हिस्सा देखिए जरा सा, वक्फ बोर्ड कानून किस प्रकार से जो भी होता है एनिमी प्रॉपर्टी तक को वक्फ बोर्ड कानून, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहां है? जो हिंदुओं की जमीन आक्रांता मुस्लिम आक्रांताओं ने छीना था, वही इस्लाम के नाम पर जमीन है। उनके बाप दादे की थोड़ी जमीन थी ये कोई। उन्हीं आक्रांताओं ने हिंदुओं से जो छीना जमीन, वो आज वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बनी हुई है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो बात नहीं किया है, हिंदू मंदिरों के बारे में तो बहुत बात किया जाता है। और उसी में जब राहुल गांधी आकर के कहते हैं, वही राहुल गांधी जो मुस्लिम लीग के साथ चुनाव मिलकर के लड़ रहे होते हैं, अपने झंडे गवा चुके होते हैं, तो यह शक होना पैदा करना, और प्रधानमंत्री ने वाजिब सवाल उठाया है कि आप किन ताकतों के हाथों में आप देश को देना चाहते हैं। वो ताकतें जो हिंदुओं के संपत्ति छीन लेते हैं, उनके मंदिरों की संपत्ति छीन लेते हैं, और जो मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाते हैं। एक दूसरी बात, अभी भी एक बात आई कि भाई देखिए, प्रथम फेज के बाद अरे कांग्रेस पार्टी को एक कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा है लड़ने के लिए। उसके गुजरात के अध्यक्ष से लेकर के सब जगह उसके प्रवक्ता भाग भाग करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी एक ही जगह पे 4-4 बार कैंडिडेट बदलने का रिकॉर्ड कायम किया है। समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव कि हम किसको लड़ाएं या उसको लड़ाएं। जो इलेक्शन के कैंपेन, इलेक्शन होने के एक सप्ताह पहले अपना कैंपेन शुरू करने की हिम्मत नहीं रखता हो, वो पार्टी का दे। बस 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब लोकतंत्र की बात करे तो ऐसा ही लगता है जैसे राक्षस कोई वेद मंत्र उच्चारण करने के लिए प्रवचन कर रहा हो। जो पार्टी मुसलमानों के वोट के लिए अपराधियों के अनुराग भदौरिया जी, ये बात तो सच है ना। देखिए, आज हम 7:30 बजे मेरठ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, मैंने ही किया है वहां पर जाकर, और वहां पर भी हम पाएंगे पहले एक कैंडिडेट को दिया, 17 दिन के बाद उसका टिकट चेंज कर दिया, फिर दूसरे को दिया, उसका टिकट काट कर फिर एक महिला उम्मीदवार लेकर आते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो कई जगह देखने को मिले हैं समाजवादी पार्टी में भी। और जब गुजरात की सूरत का ही हवाला हम ले लें, आप बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगा रहे हैं कि नहीं बीजेपी ने ये कर लिया वो कर लिया। भैया, आपका जो वहां पर सूरत का कैंडिडेट था कांग्रेस पार्टी का, उसने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वहां पर अलग से प्लान तैयार करके रखा हुआ था, जिसके बाद फिर वो खारिज हो जाता है उनका पर्चा, उसके बाद बीजेपी निर्विरोध जीत जाती है। तो इसके लिए बीजेपी कैसे दोषी हो गई? ये सवाल तो बड़ा है ना अनुराग भदौरिया जी। नहीं, हाँ बिल्कुल सही। पहले मैं थोड़ा, अबे चुप रहो, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इनको चुप कराइए, अरे चुप कराइए इस व्यक्ति को।
देखिए मैंने आपको बोला अब जवाब दीजिए, बोलिए। चित्रा जी, अरे तो चुप कराएंगे नहीं, अनुराग भदौरिया की आवाज डाउन कर देंगे चित्रा जी, उसमें तेज आ जाएंगे, वहाँ पे आप नहीं आवाज डाउन कर पाएंगे। ये इसको इसी की आवाज में उठाता हूँ। देखिए वहाँ तो आप संगीत जी एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए आपका ऑडियो डाउन किया गया था, मुद्दों पर बातचीत करने के लिए नहीं। संगीत जी आपसे गुजारिश है, वो बोल रहे हैं, आपको उनको सुने जिस तरह से धैर्य दिखाकर उन्होंने आपको सुनाया। बोलिए अनुराग जी। सुनिए, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ। 98 से लेकर 2004 तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, 2014 से 2024 तक बीजेपी की। तो 25 सालों में 15 साल बीजेपी की सरकार थी। मैंने क्या गलत बोला जो आप दोनों मिलकर टूट पड़े मेरे ऊपर में? आप भी टूट पड़ी कि नहीं गलत बोल रहे, गलत क्या आप बताइए, क्या गलत बोला मैंने? और फिर आप कह रहे अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कर दो। अरे टूट नहीं पड़े महाराज, आपको बस बता रहे थे लगातार सरकार नहीं थी। ठीक है, नहीं मैंने गलत बोला तो बता दीजिए। सरकार थी, अब मेरी बात गलत बोला ना। अब इनकी आवाज डाउन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारों की भी उम्र जो संगीत जी अब उनको बोल लेने दीजिए। संगीत जी प्लीज, अनुराग जी बोल नहीं पाए हैं, अब उनके मन में बहुत सारी बातें, उनके भी मन की बात सुन लीजिए। संगीत जी प्लीज ऑडियो डाउन कराइए ना, मेरा तो ऑडियो डाउन हो जाता है। यही होता है इस देश के अंदर में, कमजोर जो विपक्ष है उसको दबाने की कोशिश है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये देश की क्या बात हो गई? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में आपको क्या लग रहा है बीजेपी बैठ के आज तक चैनल का ऑडियो डाउन करवा रही है? ऐसे झूठे बातें क्यों कहते हैं आप? ऐसे झूठे आरोप क्यों लगाते हैं आप? तथ्यों पे आइए। मतलब ये क्या आज तक चैनल का ऑडियो हम लोग कंट्रोल करते हैं? जनता आपको वोट नहीं दे रही तो आप परेशान में क्या करूं बताइए? बातें करके अब इनके ऑडियो डाउन करके दिखाइए। चित्रा जी देखिए कितनी हिम्मत है आपकी, जरा धमकी देके दिखाइए, पूरा देश देख रहा है। दीजिए धमकी। देखिए अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड, नलिन जी अनुराग जी देखिए ये शो लाइव जाता है, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका ऑडियो डाउन कीजिए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी, नलिन कोहली जी, सबका ऑडियो डाउन कीजिए, सबका। मेरी बात सुनिए सर, अनुराग भदौरिया जी, हमारे दर्शकों का जो वक्त है वो बहुत कीमती है। हम यहाँ पर बैठकर फालतू की बात करें, एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी करें, किसका ऑडियो डाउन करना है, किसका नहीं डाउन करना है। सर मैं इस कुर्सी पर बैठी हुई हूँ अगर, तो मेरे अंदर वो योग्यता है, मुझे किसी की सिफारिश पर किसी को ऑडियो डाउन करने की जरूरत नहीं है। मुझे जिसको लगेगा, जो गलत बयानी करेगा, बात नहीं मानेगा, उसको ऑडियो डाउन। आपने एंकर पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिसके बाद अनुराग जी आपका ऑडियो डाउन था। अब आप मुद्दे की बात करेंगे, आपका ऑडियो अप कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप मेरा या बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखिए। जो दर्शक आपको देख रहा है अनुराग भदौरिया जी, उसके समय का थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर दें। आप मुद्दों की बात करते हैं, एंकर और किसको ऑडियो डाउन करना है, किसका नहीं करना है, इसको छोड़ देते हैं। समय खराब हो रहा है इससे। अनुराग भदौरिया जी मुद्दे पर बोलिए अपनी बात। इतना ज्ञान अगर आपने नलिनी कोहली को दे दिया जाता तो हमें अपनी बात कहने का मौका मिल जाता, लेकिन वो ज्ञान आप उन्हें दे नहीं पाएंगे। खैर छोड़िए। देखिए इस देश के अंदर में हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो राष्ट्र के मुद्दे, जो जनता के मुद्दे, उस पर देखो अभी तक संगीत रागी जी कहते हैं प्रोफेसर, पता नहीं कहाँ के प्रोफेसर है, कौन है हमें पता नहीं, हमें तो समझ में आता नहीं कैसे प्रोफेसर है, क्योंकि वो समाज की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी नफरत की आग बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के, कहाँ का सोना कहाँ का चांदी क्या गिना रहे हैं, बट ये नहीं गिना रहे हैं कि इस देश के अंदर में बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये इसके बारे में नहीं बोलेंगे कि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, लोग परेशान है, घर में हर व्यक्ति परेशान है कि कैसे उसकी महंगाई से दूर हो। अब इनको ऑडियो डाउन नहीं करेंगे आप, दिक्कत है। अभी मैं बोलता तो ऑडियो डाउन हो जाता। खैर चलिए, सुनिए रागी जी, मुझे लगता है अगर ऑडियो डाउन करवाने और अप करवाने के लिए अनुराग भदौरिया जी आप बैठे हुए हैं, तो दानिश कुरैशी और वरुण पुरोहित से मैं बात करूं तो ज्यादा बेहतर है। सीधे वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए, मुद्दों की यहाँ पर बात होनी चाहिए, सीधे आपका रुख करते हुए। लेकिन एक बात तो है ना, एजेंडा नहीं। अनुराग भदौरिया जी आप लगातार आधे घंटे तक, मैं तब से देख रही हूँ, आपकी अगर इज्जत यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब इसलिए क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे तो ये तरीका ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपको पूरी इज्जत दी जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर बैठकर आप व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे और आप चैनल को बताएंगे, पीसीआर में जो लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ पर अपने दिमाग से काम करते हैं अनुराग भदौरिया जी, और आज तक में बहुत बड़ी टीम काम करती है इसके लिए। कोई एक व्यक्ति आकर यहाँ पर लांछन लगाकर नहीं जा सकता। और अनुराग जी मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, अपनी इज्जत आपके हाथ में है, अपनी इज्जत बचा के रखें। ये तरीका ठीक नहीं है। मैं आखिरी बार आपको कह रही हूँ, इसके बाद सर मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अगर आप ऑडियो डाउन करने या अप करने की बात करेंगे, आप सबका समय खराब, आप दानिश कुरैशी का भी समय खराब कर रहे हैं, आप वरुण पुरोहित जो विपक्षी दल के चेहरे बैठे हुए हैं उनका भी समय खराब कर रहे हैं। वरुण जी ने कितनी अच्छी बातें कही, दानिश कुरैशी भी अपने मुद्दे पर बात कर रहे थे, लेकिन आप बार बार आकर समझा रहे हैं कि चैनल में किसका ऑडियो डाउन करना है किसका नहीं। कितनी ये गलत बात है अनुराग भदौरिया जी।
बिल्कुल गलत बात। आप गलत बात करती हैं कि मैं 25 साल में 15 साल बीजेपी का बोल दिया आपने, मैंने ऑडियो डाउन करने की बात करने लगे। कमाल की बात कर रहे हैं, बोलना मुश्किल कर दिया आपने। और यहाँ पे बीजेपी का प्रवक्ता बीजेपी सपोर्टर बोलेंगे तो आप ऑडियो डाउन नहीं करेंगे। मेरे बीच में, मैं किसी के बीच में बोला क्या बताइए आप? मैं रागी जी के बीच में बोला, मैं नलिनी जी के बीच में बोला, आप मुझे धमका रही बैठ के, हर बात मुझे धमका रहे हैं। जी ये गलत हो रहा है। कहाँ का प्रोफेसर हूँ चित्रा जी? सम्मान के साथ पता ही नहीं कहाँ के प्रोफेसर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? गलत चीज को पकड़ के गलती करके सब पे वार कर रहे हैं। चीजें सुनने के लिए क्यों एंकर पे इतनी बातें कही जा रही है? हिंदुस्तान है, मतलब एक तो गलत बयान आए, फिर एंकर ने उनको ठीक बोला, मैंने पहले बोला, अब उस पे एक पकड़ गए कि गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। और कुछ नहीं तो आप थोड़ा सम्मान के साथ लोगों से बात करेंगे। ये क्या हो गया इतना व्यक्तिगत बनाकर? आपको क्या लगता है हम लोग सब अपना काम धंधा छोड़ के आए आपकी गालियां सुनने के लिए? ऐसे थोड़ी ना होता है। एंकर अपना काम कर रही है, हम अपना काम करते हैं, श्रद्धा के लिए आते हैं कि हम आज तक के शो में बैठेंगे, जनता के सामने अपनी बात रखेंगे। और आपको ये किसने अधिकार दिया कि आप बैठ के यहाँ सबको अपने हिसाब से गालियां करना शुरू कर देंगे? अरे कमाल हो गया अनुराग जी। जाइए किसी अखाड़े में जाकर ये सारी चीजें करिए। शब्दों के साथ हमारे साथ मत खेलिए। हर चीज की एक सीमा होती है और हर सीमा को आप पार करे जा रहे हैं। कभी एंकर पे वार, कभी मेरे पे वार, कभी संगीत रागी जी पे वार। हो क्या गया आपको? तथ्यों पे क्यों नहीं बात करें? तथ्यों के ऊपर में एक वाक्य नहीं बोला आपने। व्यक्तिगत वार करते जा रहे, कहां से पढ़ के आते, कहां से वो करके आते। एंकर ये करे, कौन है आप जो हमें बताएंगे हम कैसे पढ़ते हैं? आज तक के चैनल के दर्शकों का जो वक्त है वो बहुत कीमती है। इस वजह से अनुराग भदौरिया जी, मुझे लग रहा है, और ये लाइव डिबेट शो है, इसमें कुछ भी एडिट करके नहीं दिखाया जाता है। ये लाइव डिबेट शो है, जनता फैसला करे कि आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, लेकिन आज आप बिना तैयारी के बैठे हुए थे। और यहां पर मुझे वो पुरानी वाली कहावत याद आ गई, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये आपके ऊपर लागू होता है, लेकिन जब बिना तैयारी के कोई कुतर्क करने लगता है तो उसके ऊपर ये कहानी जरूर, ये लाइनें चरितार्थ होती हैं। वरुण पुरोहित जी, सीधे आपके पास आते हुए मुद्दे की हम बात करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है और कांग्रेस पार्टी उसमें फंस गई है? वरुण पुरोहित जी। चित्रा जी, मैं फटाफट क्यों, टाइम वेस्ट हो गया, फटाफट कहता हूँ। इन्होंने जो बात की अग्निवीर की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। राजस्थान का युवा उससे परेशान। दूसरी बात है मेडिकल सिक्योरिटी के बाद, तो इन्होंने जो इनका जो प्लान है 5 लाख का, इन्होंने कहा 70 साल से ऊपर को कर देंगे। बाकी क्या करेंगे भाई? हम चिरंजीवी योजना लाए, 25 लाख की आप ला सकते थे, 5 लाख की लाते, नाम बदलते थे, सबको कवर देते मेडिकल का। वो आपने सामाजिक सुरक्षा नहीं देश को दी। अभी इन्होंने मंदिर की बात की, रागी जी ने, भाई 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं किया कुछ? आप कर सकते थे। जब कृषि कानून लाए फटाफट फिर वापस लिए, तो इस पे भी कर सकते थे सोल्यूशन। नहीं किया 10 साल तक, क्योंकि आपको 10 साल और हिंदू नाम पे वोट मांगने थे। अब आप बात करो टिकट की बात कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। क्यों? मैं कई लोगों से बात मेरी अधूरी रह गई थी, यूपी में भी हुई, सब जगह हुई। जो टिकट वितरण है, विपक्ष को भी आशा नहीं थी कि जनता इतनी उदासीन हो जाएगी। टिकट वितरण में जो इतनी लचर व्यवस्था रखी है विपक्ष ने, उससे विपक्ष को नुकसान हो रहा है। मोदी जी अपना एजेंडा अपना सेट करते हैं, उससे ट्रैप में आ जाते हैं। भाई उन्होंने मंगलसूत्र की बात की, आप क्यों ट्रैप में आ रहे हो? आप अपनी पार्टी का मजबूत करो, अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार करो, उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे। वो कोई बॉल फेंकते हैं, फिर आप उसके अंदर आ जाते हो। तो ये चाहते हैं, ये कोई मुद्दा उछाले और आप पीछे पीछे भागो। आप बात ही मत करो। आप जिस आदमी को पसंद नहीं करते उसको बाइकआउट करो, बात क्यों लेते हो? सबसे ज्यादा तो प्रचार आप करने लग जाते हो मोदी जी का। आप देखो सोशल मीडिया पे जो बीजेपी के लोग मोदी जी की फोटो नहीं डालते, मैंने कई बार मेरी पार्टी और इन सबको समझाया, भाई आप क्यों डालते हो? आपके नेता ही नहीं, आप अपनी नेता की डालो, दूसरे नेता की क्यों इतना प्रचार करते हो? ये सारी बातें हैं, जनता इस चीज से परेशान है। आज जनता की हालत हो गई है कि वो किसी को पसंद नहीं कर रही है, इसलिए उदासीन हो गई जनता। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, बीजेपी का जो परसेप्शन था, पार्टी विद द डिफरेंस, तो अटल जी अडवाणी जी के युग के साथ चला गया। मोदी जी नेता विद द डिफरेंस आए थे, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचारियों को, कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों उनको लेकर अपनी पार्टी में ले लिया और उनको उपकृत कर दिया, तो वो इमेज भी खत्म हो गई। पब्लिक कहां जाए? इसलिए उदासीन हो गई। अब ये चुनाव आयोग में गए, क्यों गए चुनाव आयोग में? आपको क्या जरूरत थी? इनका नेता त्रिपुरा का आज कहता है सबसे ज्यादा वोट डालोगे तो 2 लाख रुपए मैं दूंगा। ये उल्लंघन नहीं है आचार संहिता का? और जो इलेक्शन कमीशन में नहीं थी क्या बुद्धि? हर साल मई में, जून में चुनाव होते हैं, हर बार, पिछली बार भी हुए, तो गर्मी तो होती है, सबको पता है। वो तो स्काईमेट से लेके सारे एक्यूवेदर सब बताते हैं कि गर्मी होती है। तो वो आप क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हो ना, घबराहट हो गई कि वोट ज्यादा बढ़ो। हमारे पास आखिरी के 3 मिनट बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। नलिन कौली जी पहले आप, उसके बाद संगीत जी और दानिश जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। नलिन जी। देखिए ऐसा, मैं चित्रा जी इतना ही कहूंगा, पुरोहित जी का अधिकार है कि वो ये बातें रख ले कि ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। लेकिन पुरोहित जी, सम्मान के साथ कहूंगा, जितनी चीजें की हैं मोदी जी ने 10 साल में, एक उनमें से वो भी गलती से गिना देते। 50 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत का स्कीम है,
50 करोड़ से ऊपर लोगों के बैंक अकाउंट खुले, आज तक खुले नहीं इस देश में। 12 करोड़ महिलाओं के शौचालय बने इज्जत घर के नाम से। 12 करोड़ लोगों के अकाउंट में पैसे जाते हैं हर 3-4 महीने में। काम हुए, सड़कें जो है पिछले 10 साल में उतनी बनी है हाईवे जो 50 साल में जितने बने थे उससे ज्यादा गति पे। 10 साल में 50,000, पहले 70 सालों में 90,000। तो इसमें काम हुए हैं। आप वो गिनाते हो क्या नहीं हुए, क्यों नहीं गिनाते क्या हुए? 70 साल में आप भी आ गए ना, मोदी जी के 5 साल, अटल जी के भी आ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ आपने। दानिश कुरैशी जी, नहीं ठीक है, उनको बोलने दीजिए। अब दानिश कुरैशी जी की बारी है। दानिश कुरैशी जी, चूंकि आप लोगों ने महाराष्ट्र, हैदराबाद तो आपका गढ़ ही है, हैदराबाद के अलावा हमने देखा था कि तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी आपने सीटें जीती थी और 5 सीटें आपको विधानसभा में बिहार की भी आई थी। लेकिन जब हम बिहार आएंगे, पटना से बेगूसराय के रास्ते, चूंकि मैं रिपोर्टिंग करके आ रही हूँ, यहाँ पर 6 लेन गंगा के ऊपर पुल का निर्माण किया जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, तो वो काम के आधार पर भी तो वोट मांग रहे हैं। क्या ये काम में नहीं गिना जाता है, या आपको लग रहा है जितनी उम्मीदें जगाई गई थी उतनी उम्मीदें पूरी नहीं की गई? दानिश कुरैशी जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक तमाम सरकारों ने काम किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। हो सकता है किसी सरकार में कम हुआ, किसी में ज्यादा हुआ, लेकिन नलिन कोहली जी जो बातें कर रहे हैं, उन्होंने मैं जो आंकड़े गिन रहा था, अनकरीब उन्होंने 150 करोड़ के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिना दी, किसी की कुछ योजना गिनाकर ये बता रहे हैं कि अनकरीब 150 लोगों तक और 150 करोड़ लोगों तक उन्होंने सारी योजना पहुंचा दी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है चित्रा जी जो वो बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर की बात कि अगर आप बात करती हैं बिहार की या किसी भी जगह की, तो मुझे ये बता दीजिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और अगर प्रदेश के प्रधानमंत्री पद की बात की जाए तो उनकी भाषा अगर आप देखेंगे तो वो राज्यों के साथ में जिस तरीके का मिसबिहेव करते हैं कि अगर दूसरे की सरकार का है वहां पर किसी और की, तो वो ये कहते हैं कि भाई देखिए अगर हमारी सरकार आएगी तब आपको डबल फायदा मिलेगा। मतलब वो सीधे तौर पे कहते हैं कि आपको केंद्र से किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस तरीके के आरोप दूसरे राज्यों में हो गए।